गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस के बारे में देखा था और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आगे, जैसे हमारे ट्राइंगल की इंक्रीडिंग प्रॉपर्टी है। हम नॉर्मली यूज करते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 या z1 z2 ना दे रखा हो, जैसे हमें नॉर्मल दे रखा हो कि मॉड ऑफ a प्लस b, तो हम इसको लिख देते हैं कि लेस देन इक्वल मॉड ऑफ a प्लस मॉड b, ठीक है। ये चीज हम लिखते हैं ना। अब हमारे पास ट्राइंगल इंक्रीडिंग में चार प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है मॉड z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल मॉड z1 प्लस मॉड z2। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मॉड z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मॉड z1 माइनस z2 लेस देन या इक्वल होगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 के, ठीक है। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं इस प्रॉपर्टीज को, लेकिन इनमें से मैं एक आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि हमारे पास इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर रही हूँ इसकी, बाकी एक बार हम रट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज बाकी भी सेम ही होंगी, मैं आपको एक प्रूफ कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं इसकी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए हमें क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है। हम देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लेके चलते हैं, देखिए z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या बना, मॉड z का स्क्वायर। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, z प्लस z बार। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना कि z बार अगर हमें दे रखा है तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड z स्क्वायर। इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है कि मॉड z स्क्वायर हमें दे रखा है, तो क्या इसको हम z बार इस कंडीशन में लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से लिखें तो z आएगा पहले, यानी z1 प्लस z2, इसके अकॉर्डिंग इससे कंपेयर करेगा, फिर z बार यानी इस पूरे का बार, यानी z1 प्लस z2 का बार। अब देखिए अगर पूरे में बार दिया हो तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, z1 प्लस z2 पड़ा है हमारे पास, इसको हम मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब देखिए z1 इसका मल्टीप्लाई से, तो z1 बार ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट चेक करें तो z1 z2 बार, ठीक है, प्लस z2 z1 बार, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास z1 बार है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है। तो z1 बार को हम मॉड z1 का स्क्वायर ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो कि z2 बार प्लस z1 बार, ठीक है। और प्लस में यहाँ चेक करो z2 बार, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड z2 का स्क्वायर। इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं कि मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। अब आगे देखिए ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज पड़ी है z2 बार। अब देखिए इस टर्म को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए हमारे पास z1 पर बार है लेकिन z2 पर बार नहीं है, तो हम इसको z2 पर बार का बार लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर z बार पर बार हो तो वापस हमारे पास क्या आ जाता है, z आ जाता है ना। तो यही काम मैंने इसके लिए किया कि मैंने क्या किया, z1 पर बार था तो हमने पूरे पर बार लगा दी, यानी z1 पर बार आ गया। z2 पर बार नहीं था तो इसके बार का बार, यानी z2 से बार हट जाएगा और z1 पर
बार आ जाएगा। तो अपने Z2 Z1 बार को Z1 Z2 बार का बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास mod ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z2 स्क्वायर, ये चीज चल रही है। अब देखिए यहाँ आपको सेम चीज मिल रही है कि Z1 Z2 बार है, तो ये इसको सिंपल Z मान लें, तो ये क्या हो गया Z बार हो गया ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z प्लस Z बार क्या होता है हमारे पास 2 रियल पार्ट ऑफ Z, ये चीज होती है ना। देखिए जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई है, जो प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उस सारी प्रॉपर्टीज को हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। और जहाँ भी आप वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है कि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो mod ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z2 स्क्वायर एज इट इज, ये हमारे पास क्या बन रहा है Z प्लस Z बार। तो Z प्लस Z बार हमारे पास क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ, अब किसका रियल पार्ट इस Z का, ये Z हमारे पास क्या है Z1 Z2 का बार, ये चीज आ गई हमारे पास कि Z प्लस Z बार क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई किया कि Z1 Z2 का बार प्लस Z1 Z2 के बार का भी क्या है हमारे पास बार है, तो Z प्लस Z बार क्या आ गया मेरे पास 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आगे देखो एक हमारे पास Z है, ठीक है, mod ऑफ Z है, तो mod ऑफ Z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दूसरा मेरे पास है रियल पार्ट ऑफ Z, तो रियल पार्ट ऑफ Z मेरे पास क्या होता है x हमारे पास, क्योंकि x प्लस आइटा y हमारे पास अगर Z होता है तो ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z होता है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो लेस देन होता है किससे mod Z से, ये अंदर है रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन है mod Z से, ये वाली बात सही है क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z में सिर्फ हमारे पास क्या है x है और mod Z में हमारे पास रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी इसमें कुछ और भी एडिशन हो रहा है, तो हमारे पास mod Z क्या होता है बड़ा होता है किससे रियल पार्ट ऑफ Z से। तो क्या आपने इसको लेस देन इक्वल, यहाँ देखिए Z1 स्क्वायर चल रहा है प्लस Z2 स्क्वायर चल रहा है और इसको 2 एज इट इज रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल mod Z। ठीक है, तो mod Z हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 Z2 बार, ये चीज आ जाएगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारे पास, तो इसको लेस देन इक्वल का साइन चलेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2, मोड में अलग अलग कर सकते हैं, तो Z1 Z2 को मैंने मोड में अलग अलग कर दिया। अब देखिए इस Z2 पर बात था ना, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास अगर mod Z में बार है या माइनस mod Z है तो वो भी किसके इक्वल होता है mod Z के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको अपने डायरेक्ट Z बार को मतलब मोड में है तो डायरेक्ट इसको mod Z लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब आप चेक कीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, किस चीज का फॉर्मूला आता है ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a क्या है मेरे पास mod Z1 प्लस b क्या है मेरे पास mod Z2 और इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। इधर हमारे पास क्या चल रहा था मोड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये चीज चल रही थी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करते ही ये वाली स्क्वायर उस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा मोड में Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। देखिए ये चीज हमें प्रूव करनी थी, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है हमारे पास कि हमारे पास मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 था जिसे हमें प्रूव करना था लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2 के। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, इस LHS का स्क्वायर कर लिया, यानी इसका स्क्वायर हम लेके चलते हैं। तो मोड Z स्क्वायर हमें पता है कि Z बार के इक्वल होता है, तो अगर बार दोनों पे है तो उसको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो Z
लेकिन Z2 के बाद मुझे नहीं चाहिए, तो Z2 के बार का मैंने क्या कर दिया, बार कर दिया। इससे Z1 पर बार भी आ गया और Z2 पर बार नहीं है, क्योंकि बार का बार क्या आता है, वापस वही आता है। तो यहाँ से मेरे पास देखिए सेम कंडीशन बन गई है, इस पर बार नहीं है और इस पर बार है, तो Z प्लस Z बार क्या आता है हमारे पास, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है, सिर्फ x होता है, तो ये वाला पार्ट मोड Z से तो क्या हुआ, छोटा हुआ ना, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू, तो एज इट इज बड़ा ही है, ये क्या आ गया हमारे पास, मोड Z आ गया। अब देखिए मोड को अलग अलग कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन पे, ठीक है। और Z2 का बार मोड में है तो आप इसको डायरेक्ट Z2 मोड में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन मेरे पास सॉल्व होके आ गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं। अब देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम है, बस उसमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, सेम ही सॉल्व होंगी, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया सेम प्रॉपर्टीज उन पे लगेगी, लेकिन साइन सिर्फ क्या आएगा, माइनस का, माइनस आ रहा है, लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, इतना ही चेंज इसमें होएगा, ठीक है। तो इसको हम रन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक डेफिनेशन देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट्स, या आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट्स क्या आता है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे Z होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्लेन होता है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, यानी 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिला है Z, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस r होती है, और ये एंगल हमारे पास थीटा होता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाते हैं हमें, r थीटा मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है, x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो इसका क्या आएगा, या तो एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट्स होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एंगल बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने x के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ, अब देखिए किसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं, Z का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हमारे पास क्या आ गया, थीटा। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं इससे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा। ये तो आगे के x अक्ष के साथ ये हमारा इतना एंगल बना रहा था, लेकिन हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी लास्ट क्लास में, वो क्या थी, थीटा इक्वल हमारे पास था tan इनवर्स y अपॉन x। ये मैंने जब पोलर फॉर्म सॉल्व करवाई थी आपको, तब थीटा और r दोनों की वैल्यूज फाइंड करके दिखाई थी। थीटा इक्वल हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स y अपॉन x। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल थीटा होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड हो गया किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z, वो x अक्ष के साथ जितना भी एंगल बनाएगा वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स y अपॉन x आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल हमारी डेफिनेशन थी। अब हम एम्पलीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखिए एम्पलीट्यूड की हमें एक दो प्रॉपर्टीज है जो ध्यान में रखनी है, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 आ जाए आपके पास, ठीक है। तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ठीक है। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 आ जाए तो आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ
Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार आ जाए तो आप इसे माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आप इसको एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 दे रखा है तो आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। और अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार दे रखा है तो आप इसको माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें गिवन एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है कि शो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z इक्वल आएगा हमारे पास प्लस माइनस पाई। क्या क्वेश्चन है हमारा कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास इक्वल आएगा प्लस माइनस पाई। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट का ए पार्ट दे रखा है कि क्या चीज हमें प्रूव करनी है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस माइनस पाई आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम केस बना के चलेंगे। जैसे हमारा केस फर्स्ट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम क्या बोलता है हमारा कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो Z है हमारा वो क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ जितना एंगल बनाएगा Z वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z हो जाएगा। ठीक है, अब एक मुझे बात बताइए आप कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ जो Z है वो ग्रेटर देन 0 है तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन 0 की उल्टा हो जाएगा। ये Z है वो Z बार होएगा। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो माइनस Z है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अगर देखिए मान लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारा क्या है, थीटा है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि यहाँ हमारे पास, अब नेट वाला देखिए Z का उल्टा ही तो होता है। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल क्या होता है हमारे पास, पाई। तो ये थीटा निकल गया तो पीछे वाला एंगल कितना रह गया हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास रह जाएगा पाई माइनस थीटा, यही रहेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z जो है वो ग्रेटर देन 0 है देन हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z क्या आएगा, मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी मैं आपको। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 यानी एंगल हमारे किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z ग्रेटर देन 0 लेट कर दिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी हमने निकाला, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस पाई माइनस थीटा, ये चीज आ रही है हमारे पास। अब इसमें सॉल्व करते हैं, अब इसमें रखते हैं इसको एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z। ठीक है, ये चीज आ रही है हमारे पास। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पाई माइनस थीटा। ये माइनस क्यों लिया पता लग गया ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ Z ग्रेटर देन 0 है तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास लेस देन 0 का। इस कंडीशन में ये वैल्यू हमारी किस में आई है, नेगेटिव में आई है। तो ये माइनस तो इसका पड़ा है माइनस पाई माइनस थीटा, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, पाई माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, पाई। ठीक है, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब नेक्स्ट केस सेकंड बनाते हैं। अब देखिए केस सेकंड में हम चेक करते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। केस सेकंड में हम क्या कहेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z जो है हमारा लेस देन 0 है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारा लेस देन 0 है देन लेट कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारा क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z हमारा माइनस थीटा आ रहा है देन एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ अगर नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, यही आ जाएगा।
डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं। कैसे? अब हमारे पास थीटा नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास अगर थीटा एंगल है, ये हमारा z है, तो ऊपर वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस z है और ये हमारा z है। एम्पलीट्यूड ऑफ z लेस देन 0, तो इसको हमने नेगेटिव में लिया। ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। इसमें पुट करते हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, ठीक है। ये चीज है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस में एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, ठीक है। पुट करें वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z की वैल्यू माइनस थीटा माइनस ये वाला पड़ रहा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z की वैल्यू हमारे पास क्या है? पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू है। सॉल्व करें इसको, तो माइनस थीटा इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस थीटा। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। थीटा से थीटा हमारा क्या आ गया? कैंसिल आउट। पीछे क्या बच गया हमारे पास? माइनस पाई, ठीक है। ये चीज बच गई हमारे पास माइनस पाई। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट गिवन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। सो बाय दी, क्या लिख रही हूं मैं? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस पाई। ये चीज हमें प्रूव करनी। एक बार इसको दोबारा चेक कर लीजिए आप। क्या है हमारे पास? कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, क्या चीज प्रूव करनी है? प्लस माइनस पाई, ठीक है। केस बना रहे हैं हम इसमें दो। पहले केस में हम लेके चलेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ z हमारा ग्रेटर देन 0 है। दूसरे केस में हम लेके चलेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ z हमारा लेस देन 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब हमने ग्रेटर देन 0 इसको लेके चले, मान लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ z हमारा क्या है? थीटा। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ z हमारा थीटा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z नेगेटिव में जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी जो हमने मान लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z माइनस पाई माइनस थीटा। सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास? पाई आ गया। केस सेकंड में हमने एम्पलीट्यूड ऑफ z लेस देन 0 ले लिया। अगर इसको लेस देन 0 ले लिया तो एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस थीटा आएगा। अगर ये माइनस थीटा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z की वैल्यू हमारे पास माइनस थीटा माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास पाई माइनस थीटा। पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास प्लस पाई आ गया, इक्वेशन सेकंड से हमारे पास माइनस पाई आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? प्लस माइनस पाई आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के सेकंड सॉल्व करते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट के हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट एग्जांपल फर्स्ट का, जिसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इक्वल हमारे पास 2n पाई है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? बी पार्ट है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इक्वल आएगा हमारे पास 2n पाई, ठीक है। ये चीज आनी चाहिए हमारे पास। अब यहाँ चेक करिए, इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले एलएचएस लेके चलते हैं। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, मैंने आपको इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2, यहाँ हमारे पास क्या है? z बार। ये चीज आ गई। अब देखिए z बार हमारे पास किसके इक्वल होता है? मोड z स्क्वायर के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या आ जाएगा हमारे पास? मोड z स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ मोड z स्क्वायर को, अब हमारे पास मोड z स्क्वायर की वैल्यू होती है, मोड z की वैल्यू होती है हमारे पास रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ मोड z का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऊपर रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम कोई नई वैल्यू लेट कर लेते हैं कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? a आ रही है। यानी इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया? एम्पलीट्यूड ऑफ a आ गया, ठीक है।
0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, इस कंडीशन में होती है। यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो a इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास r, यही चीज आ जाएगी हमारे पास। a इक्वल अगर हमारे पास r आ गया तो यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो थीटा हमारे पास देखिए किसके इक्वल आएगा, यहाँ से चेक कर लीजिए 0 पाई 2 पाई, ये कंडीशन आई। यानी हम लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2n पाई, यही चीज आ जाएगी। अगर ये चीज 2n पाई आ रही है, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोई ना कोई इंटीजर ही तो आएगी। अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो पहले हम n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू 0 पुट करें तो sin 0 0 मिलेगा और cos 0 1 मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या मिल गया 2 पाई, sin 2 पाई की वैल्यू 0 और cos 2 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, अगर नेक्स्ट चेक करें n की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 पाई, तो sin 4 पाई की वैल्यू 0 और cos 4 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, तो थीटा ही हमारा क्या आता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2n पाई आ जाएगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार हमारे पास क्या आ जाएगा 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात समझ में, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। अब देखिए एग्जांपल सेकंड। देखिए एग्जांपल सेकंड में हमें क्या स्टेटमेंट दे रखा है। एग्जांपल सेकंड में हमें बोला है इफ p q r represent the complex number z1 z2 and z1 plus z2 then show that o p r q is a parallelogram। यानी कि हमें प्रूव करना है कि p q r हमें दे रखा है, p हमें z1, q हमें z2 and r हमें z1 plus z2 दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि ये o p r q हमारे पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, तो हमें p q r की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या दिया है। p q r रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या दे रखे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z1 z2 एंड z1 प्लस z2, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। और हमें प्रूव करना है कि OPRQ हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है, यानी हमारे पास समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। OPQR। ठीक है, अब देखिए हमें OPQR या OPRQ ये हमें एक चीज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज हमने मान लिया इसको। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, हम कैसे प्रूव करें कि गिवन ये वाली जो हमारे पास आकृति है वो समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे, अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाए, समान हो जाए आपस में, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए O हमें पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट है, 0 0 ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। P की वैल्यू हमें दे रखी है क्या z1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें z1 दे रखा है, Q का हमें z2 दे रखा है और R का हमें z1 प्लस z2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले z1 z2 z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए z1 हमारे पास क्या होगा, अगर zx प्लस iota y होता है तो z1 हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस iota y1, z2 हमारे पास क्या आ जाएगा x2 प्लस iota y2। ठीक है, एंड z1 प्लस z2 हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस iota y1 प्लस y2, ये चीज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमने वैल्यू सबकी फाइंड कर ली, यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, अब देखिए r का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिया है, सिंपल हम इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। तो z1 की कोऑर्डिनेट्स x1 y1, z2 की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करना चाहें तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। हम अगर जैसे हमारे पास OR एक साइड है एंड PQ एक साइड है, इसका मिड पॉइंट निकालना
OR, ठीक है। OR साइड में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एडिशन करके 2 का हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 प्लस OR का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस x1 प्लस x2, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x1 प्लस x2 है, दोनों का एडिशन अपॉन में 2, ठीक है। कॉमा सेकंड फाइंड करें हम, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, प्लस इसमें y1 प्लस y2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए अपॉन में 2 लगाते हैं। तो इससे ये क्या आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये चीज आ गई हमारे पास। ये हमारे पास किसका मिड पॉइंट आ गया, OR का मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। सेम अगर हमारे पास PQ का मिड पॉइंट OR के मिड पॉइंट के इक्वल आ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ फाइंड कर रही हूँ मैं PQ का मिड पॉइंट ऑफ इसका PQ का, ठीक है। फाइंड करें तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास y1 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास y2, तो क्या आ गया हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया किसका, PQ का। तो ये इक्वल नहीं है किसके, मिड पॉइंट ऑफ OR, ठीक है। तो इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्वल आ गया। तो जो गिवन हमारे पास OPQR है वो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि हमें 3 पॉइंट्स दिए थे PQR जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 को, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या हो गया x1 प्लस आइटा y1, Z2 हमारे पास क्या हो गया x2 प्लस आइटा y2 और Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2, ये हो गया हमारे पास। अब हमने बोला है कि अगर हम इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट निकाल लें और वो इक्वल हो तो ये हमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ OR, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सेम इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास किसका मिड पॉइंट आ गया, OR का। फिर हमने किसका मिड पॉइंट निकाला, PQ का मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। PQ का मिड पॉइंट निकाला तो P का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस इस Q का x कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 अपॉन में 2, सेम y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो दोनों के मिड पॉइंट सेम आ गए। अगर दोनों के मिड पॉइंट हमारे पास सेम है तो जो गिवन हमें ये चीज दे रखी है, शेड दे रखी है, वो POPQR, ये हमारे पास क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पहले देख लिया था, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी जैसे ट्रायंगल इनफिनिटी, उसको हमने सॉल्व किया, हमने प्रूव किया कि किस तरीके से mod Z1 प्लस Z2 लेस देन या इक्वल होता है किसके, mod Z1 प्लस mod Z2 के। उसको प्रूव करने के बाद हमने एम्पलीट्यूड देखा, यानी एंगल जो x अक्ष के साथ बनाता है क्या कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट होता है। उस एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट की हमने एक दो प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और फिर हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किया, इसमें हमने एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज को यूज किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।